जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 179 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। अब जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग सबसे पहले इस क्लास को देख लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, चलिए देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है भाई। तो आज का मोटिवेशन है कि नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो। क्या दोस्तों? नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है ना। तो मेहनत आप लोगों की सच्ची होनी चाहिए, नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, हम लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। इस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए, अब देर क्यों करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को सभी बहनें ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर क्या होता है? क्या स्टेरोजेन प्लस FSH, ऑप्शन बी दिया है प्रोजेस्टेरोन प्लस LH, ऑप्शन सी दिया है FSH प्लस LH, ऑप्शन डी दिया है ओस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टेरोन। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कीजिए। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, तो गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? ओस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टेरोन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। जिस भी बहन के अगर क्वेश्चन देखने में समस्या हो रही हो, बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा हो, तो आप लोगों को क्या करना है बहन कि अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ज़्यादा समय ले हम लोग नहीं लेंगे क्लास को करने में, 1 से 1.5 घंटे के अंदर इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। तो 1 से 1.5 घंटे के लिए आप लोग अपने मोबाइल की जो क्वालिटी है, क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिए। ठीक ना, इतना काम आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी किसकी है? क्या गर्दन की है, कानों की है, मस्तिष्क की है या आंखों की है? तो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा जो बीमारी है वो क्या किसकी है? तो आंखों की है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? क्या मस्तिष्क, हृदय, यकृत या गुदा गुर्दा? राइट आंसर क्या होगा भाई? तीसरे नंबर का सभी बहने कमेंट करें। तो तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यकृत हो जाएगा ना। तो यकृत क्या दिया? ऑप्शन नंबर सी पे दिया है। मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस हो जाता है? तो यकृत के कारण हो जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। बीसीजी के किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? क्या मीजल्स के रोग के विरोध में, या ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग के विरोध में, या पोलियो के विरोध में, या हेपेटाइटिस के विरोध में? तो बीसीजी जो टीके हैं किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं भाई? तो बीसीजी टीके जो लगाए जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग यानी तपेदिक यानी टीबी रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो बीसीजी जो टीके हैं ट्यूबरक्लोसिस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं बहन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। पीत ज्वर यानी येलो फीवर का स्थानांतरण होता है तो कहाँ होता है भाई? किसके द्वारा होता है बताइए? पीत ज्वर येलो फीवर का स्थानांतरण होता है तो किसके द्वारा होता है? या मादा क्यूलेक्स के द्वारा, मादा एनोफिलीज के द्वारा, या मादा एडिज के द्वारा, या घरेलू मक्खी द्वारा? तो पीत ज्वर स्थानांतरण होता है तो किसके द्वारा होता है भाई? तो ये होता है मादा एंडीज द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मादा एंडीज द्वारा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। तपेदिक रोग का कारण है तो क्या विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, या प्रोटोजोआ? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 6 नंबर का सभी लोग कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन ई भी दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि तपेदिक रोग का कारण है। तो तपेदिक रोग का कारण क्या है भाई? तो तपेदिक रोग का कारण तो जीवाणु होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया है जीवाणु। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए ध्यान से। सभी बहनें हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखती चलें, सुनती चलें। जिस भी क्वेश्चन के बहन आप लोगों को आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते भी चलें, ठीक ना। जनन क्षमता में कमी होती है तो किससे कमी होती है भाई? क्या विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से होती है, विटामिन के की कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से होती है? तो जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में किससे कमी हो जाती है बताइए? तो 7वें नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो विटामिन ई की अगर कमी हो जाएगी तो जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, यानी बांझपन आ जाएगा, नपुंसकता आ जाएगा पुरुषों में। स्त्रियों में क्या आ जाएगा? बांझपन की समस्या आ जाएगी, देखने को मिलेगी। तो जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में किससे कमी हो जाती है? विटामिन ई की कमी से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 डालेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 डालेंगी, आप लोग होमवर्क लिखेंगी और यहाँ पे आप लोग क्या बताएंगी? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के की कमी से कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है। तीनों समस्याएं आप लोग देख करके कमेंट कीजिएगा। सभी बहनें कमेंट करेंगी, बिना देखे कमेंट करना है। संगीता पटेल जी बहन ध्यान दीजिएगा, प्रियंका साहनी, बंदरा राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, इस बात को ध्यान दीजिएगा, बीबा जी, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, पृथ्वीराज चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो। सभी बहनें सभी भाई ध्यान देंगे भाई कि आप लोगों को इसका कमेंट करना है, ठीक ना। अच्छा, इसको बता दीजिए कि विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की तो विटामिन की खोज किसने की थी? क्या लूनिन ने की थी, फंक ने की थी, सुमनर ने की थी, या सैंगर ने की थी? तो किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज, देखिए कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है। संगीता पटेल जी मन ध्यान दीजिए। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज करने वाले कौन थे? तो विटामिन की खोज करने वाले थे फंक। कौन थे? फंक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो ये कंफ्यूज क्या कर सकता है? कुछ कंफ्यूज आप लोगों को कर सकता है ना। देखिए, अच्छा चलिए इसको छोड़िए ना, इसको समझिए पहले कि विटामिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन के थ्रू आप लोग बताइए कि फंक ने की थी ना। किसने की थी? फंक ने की थी। इस विटामिन के बारे में मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा ना। हमको लग रहा है कि हमारी बहनें गलती कर सकती है ना, एग्जामिनर पूछ भी सकता है। इससे निश्चिंत रहिएगा बहन, इसको क्लियर आप लोग कर लीजिए। पहले इसको क्लियर कीजिए कि विटामिन की खोज किसने की थी। इस ऑप्शन क्या लूनिन ने की थी, फंक ने की थी, सुमनर ने की थी, या सैंगनर ने की थी? तो किसने की थी? फंक ने की थी। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू होगा, इसको ध्यान दीजिएगा ना। ऑप्शन के थ्रू ना, ऑप्शन के थ्रू होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा सभी बने, ठीक ना। इसके बारे में आप लोगों को क्लियर करूंगा, आज तो नहीं लेकिन 1-2 दिन के अंदर देख रहा हूँ तो क्लियर कर दूंगा इसके बारे में, ठीक ना। 1-2 दिन के बारे में इसकी इसलिए क्लियर नहीं करूंगा कि यहाँ पे आप लोगों को पूरा ऑप्शन लिख करके हमको बताना पड़ेगा, तब आप लोग समझ पाएंगे इसको। इसको बताइए कि आइरिस का क्या काम होता है ना। आइरिस का क्या काम होता है? देखिए सुनिए, एक बात और सुन लीजिए एक बार यहीं पे।
संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, सभी बहनें ध्यान दें। विभा जी ध्यान दीजिए, ये जो दिया है ना कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, इसको एकदम रट लीजिएगा ना। इसका कंफ्यूजन क्या होगा मैं आप लोगों को कल देखता हूँ, या शाम को, या एक दो दिन का मोहलत दीजिए, इसको मैं क्लियर करूंगा ना, दूसरे तरीके से क्लियर करूंगा ना, क्या दिक्कतें होगी, क्योंकि यहाँ पे बताने में आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैं क्लियर करूंगा, इसको रट लीजिएगा ना, दिमाग में एकदम ब्रेन में सेव रहना चाहिए आपके। आइरिस का क्या काम होता है बताइए, आइरिस का काम क्या होता है? क्या आंख में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो आइरिस का क्या काम होता है यही बताना है आप लोगों को, बताइए। तो चंद्रकला देवी जी कमेंट कीजिए, तो चंद्रकला देवी जी बहन कमेंट कीजिए, आइरिस का काम क्या होता है? तो आइरिस का जो काम होता है बहन, वो क्या होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती है ना? कौन सी किरणें जो है आंखों से नहीं देखी जा सकती? इस तरह से क्वेश्चन कल या परसों में कराया था, लेकिन उसका ऑप्शन दूसरा दिया था, यह ऑप्शन मैं दूसरा रखा हूं। क्या पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, या उपरोक्त सभी? तो निम्नलिखित में से कौन सी किरणें जो आंखों से नहीं देखी जा सकती है? बताइए तो जल्द से भाई। आंखों से जो नहीं देखी जाती हैं, तो कौन सी किरणें जो आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं भाई? तो पराबैंगनी किरणें भी आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं, गामा किरणें भी आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं, बिल्कुल सही हुआ। और रक्त किरणें भी आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या दिया है बहन? उपरोक्त सभी दिया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों किरणें जो है आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बहन? सभी बहनों का क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 कमेंट कीजिए कि सर नहीं क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? क्या मायोपिया कहते हैं, हाइपर मायोपिया कहते हैं, नेत्र श्लेष्मा कहते हैं, या मोतियाबिंद कहते हैं? बताइए। आंखों के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं भाई? 11 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। तो आंखों के धुंधला हो जाने को कहते हैं मोतियाबिंद। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है? क्या स्पाइनल कार्ड है, या सतही तंत्रिका तंत्र है, या मोटर तंत्रिका है, या केंद्रीय तंत्रिका है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र बहन स्पाइनल कार्ड है। क्या है? स्पाइनल कार्ड। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग गलत नहीं करेंगी, मैं आप लोगों से यही आशा करूंगा कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। आप लोग कर सकती हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, देखिए, उसके बाद तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक ना? आप सभी बहनें हैं जो इसको कमेंट कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है बहन? कि उत्सर्जन की इकाई है। तो उत्सर्जन की इकाई क्या है? क्या न्यूरॉन है, एक्सान है, नेफ्रॉन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उत्सर्जन की इकाई पूछ रहा है ना, तो उत्सर्जन की इकाई क्या है? अगर आप लोगों को आ रहा है, आप लोग कर सकती हैं, बताइए। आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकती हैं, कमेंट कीजिए, सभी बहनें कमेंट करें कीजिए। संगीता पटेल जी बहन कमेंट कीजिए, तो शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, विभा जी, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, सच्ची यादव, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी बहन कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बहन? उत्सर्जन की इकाई है। उत्सर्जन की इकाई क्या है भाई? तो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। अब नहीं गलत होना चाहिए। अब किसी का गलत हुआ तो कान पकड़ के बहन मैं आप लोगों को एक तमाचा लगा दूंगा, कान उन दिमाग उन सब दुरुस्त हो जाएगा सुबह सुबह। क्वेश्चन नंबर 14, वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्या यूरेमिया कहते हैं, एनीरिया कहते हैं, या यूरोक्रोमिया कहते हैं, या उपरोक्त सभी? वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। तो वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं भाई। तो क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिया। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। तो सबसे बलशाली पेशी कहाँ पाई जाती है? क्या भुजा में,
जांग में, जबड़े में या हृदय में। तो शरीर में सबसे बलशाली पेशी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है भाई? तो जबड़े में पाई जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 16। ब्रह्म ब्राण ब्रह्मकांड का कठोर लचीला भाग बना होता है तो किसका बना होता है? क्या कंडरा का या अस्थि का या उपास्थि का या स्नायु का? तो किसका बना होता है भाई? बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो बाह्य कण का कठोर जो लचीला भाग बना होता है वो किसका बना होता है? तो उपास्थि का बना होता है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सोचना नहीं है, क्वेश्चन देखिए तुरंत आंसर आना चाहिए आप लोगों का कमेंट। अब इतनी तैयारी हो चुकी है कि अब कमेंट आना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि सर बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं 1 साल से, 2 महीने से, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन हम लोग को अब आ रहे हैं। ये आप लोग मत कहिएगा ना कि सर ये हम लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर बहुत इजी क्वेश्चन थे ना। इसको तो आप लोग कमेंट करेंगे भाई ना। कौन कमेंट किया था हमको? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्या टिबिया है, ट्रेपजियम है, स्टेपिज है या जांघ की हड्डी? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है भाई? तो स्टेपिज है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ पाई जाती है? सभी बहने कमेंट करें। स्टेपिज नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए आप लोग। 17 नंबर डालिए, वहां पे होमवर्क लिखिए, बोलिए कि सर जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं, इसको बताइए कि ये क्या शरीर की सबसे छोटी है कि सबसे बड़ी है? सबसे छोटी तो स्टेपिज हो गई। ये कहाँ पाई जाती है? इसको सब आप लोग कमेंट कीजिए। इतना तो आप लोगों को आ रहा होगा बहन, आ रहा होगा। क्वेश्चन बन जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, बड़ा धमाका हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? क्या हड्डी से, दिल से, गुर्दा से या फेफड़े से? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है किस रोग से संबंधित है? सभी बहनों का कमेंट आना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है भाई? तो ये संबंधित है हड्डी से। किससे संबंधित है? हड्डी से। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है तो कौन सा श्वसन पिगमेंट है भाई? क्या क्लोरोफिल है, मेलानिन है, रोडोप्सिन है या हीमोग्लोबिन है? तो मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। तो मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है भाई? सभी बहने कमेंट करें। तो मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। राइट आंसर हो जाएगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है बहन आप लोगों को कि बहुत फास्ट हम चल रहे हैं? अगर ऐसा आप लोगों को लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा सर कि नहीं बहुत फास्ट चलते हैं, दिक्कतें होती हैं, थोड़ा आराम से चलिए, तो आराम से चला जाएगा। लेकिन सभी बहनों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहन हम लोग के पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि समय कम है। कम समय में मैं चाह रहा हूँ कि हमारी बहनों को ज़्यादा क्वेश्चन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। न बातें करते हुए इधर उधर की बातें न की जाए और सिर्फ क्वेश्चन और इसके आंसर पर ध्यान दिया जाए। तो हम लोग 100 क्वेश्चन को 1 से 1.5 घंटे में कर ले रहे हैं इस समय ना। तो उतना ही टाइम में हम लोग को उतना क्वेश्चन टच कर लेना है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर ले, ठीक ना। क्वेश्चन जानिए, उसके आंसर को जानते हैं क्या होगा, ठीक ना। इतना ही जानने की कोशिश करें, फिर ज़्यादा बातें करने से क्या मतलब निकलेगा बहन, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो क्या कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो किस में जमा होती है भाई? तो 20वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विभा जी। अच्छा चंद्रकला देवी जी, हमको ये बता दीजिए कि आप तो कमेंट करती हैं बहन, एक काम तो बहुत अच्छा करती हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं आपको देता हूँ वेरी वेरी गुड। क्या बात है भाई बहन, वेरी वेरी गुड। आप इतनी अच्छी हैं पढ़ने में। मैं डेली कहता था कि आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब दे देती हैं। और ये काम आप नहीं कर पाती हैं कि सर मेरे 100 में इतने सही हुए, इसको एक लाइनिंग में आप नहीं लिख पाती हैं ना। ये आपको हमको बताना पड़ेगा। क्या करना है बहन कि जो भी क्वेश्चन आपके सही हो उसको काउंट करते चलिए और लास्ट में इस तरह से लिखिएगा कि सर ना, क्या लिखेंगे आप कि सर ना, सर मेरे, ठीक ना, मेरे, इसको लिख दीजिए कि मेरे, ठीक ना, मेरे 100 में ना यानी 100 में कितने सही हुए हैं? 100 में सर मेरे
80 सही हुए हैं, 85 सही हुए हैं, 85 सही हुए हैं, इस तरह से आप लिख देंगी तो मैं समझूंगा कि हमारी बहन की तैयारी इतने परसेंट से ठीक है ना। लेकिन आप इतना काम नहीं कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती हैं, इसको जवाब दीजिए। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है तो कौन सा है भाई? क्या तिल्ली है, दिमाग है, जिगर है या अग्नाशय है? तो मानव शरीर का एकमात्र अंग है ना, मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है तो कौन सा अंग है भाई? 21 नंबर का, 21 नंबर का कौन सा अंग है? तो जिगर है। राइट आंसर क्या होगा बॉन? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 ना, क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? क्या जल होता है, हार्मोन्स होता है, एंटीबॉडी होता है या लिम्फ होता है? तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है भाई? बताइए। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? तो जल होता है। कितना क्या होता है? जल होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा, शांति वाजपेयी जी, संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, आप लोग क्लास में थी ना। कितना परसेंट मैं आप लोगों को बताया था, इसको कमेंट कीजिए। क्या 92% बताया था? कितना परसेंट रक्त में प्लाज्मा में जल पाया जाता है? रक्त के प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है मैं आप लोगों को बताया हूं। आप लोग बताइए। अगर यह क्वेश्चन पूछ ले कि रक्त के प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या आप लोग बताएंगे। इसको कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और यहाँ पे दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसको बता दीजिए कि रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है तो कौन सा? सोडियम क्लोराइड को, सोडियम ऑक्जिलेट को, पोटेशियम क्लोराइड को या थ्राम्बोस थ्राम्बोप्लास्टिन को? तो किसको मिलाया जाता है भाई? थ्राम्बोप्लास्टिन को। किसको मिलाया जाता है? रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। एंटी स्कंदन का मतलब क्या होगा? क्या ब्लड का, रक्त का जमना न हो तो किसको मिलाया जाता है? क्या रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है तो किसको मिलाया जाता है? 23 नंबर का सभी बने कमेंट करें। क्या सोडियम ऑक्जिलेट को मिलाया जाता है? क्या सोडियम ऑक्जिलेट को मिलाया जाता है? बिल्कुल मिलाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एंटीजन है तो एंटीजन क्या है? क्या एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, उपाजत पदार्थ है या हार्मोन है? तो एंटीजन है तो एंटीजन क्या है बताइए जल्दी से। एंटीजन क्या है? इतने समय में कमेंट आ जाना चाहिए भाई। तो यह एक प्रोटीन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तुरंत कमेंट कर दीजिए भाई, तुरंत। आप लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड देखिए काम कर रहा है कि नहीं। मेरे बताने से पहले सभी बहने कमेंट कर दिया करें। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी संतान कैसी होगी ना? उनकी आधी संतानें रंजकहीन होगी, सब संतानें रंजकहीन होगी, 3/4 संतानें रंजकहीन होगी, कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी। तो यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी संतान यहाँ पे कीजिए, उनकी संतान होगी ना। तो उनकी संतान कैसी होगी बताइए। क्या आधी संतानें रंजकहीन होगी, सब संतानें रंजकहीन होगी, 3/4 संतानें रंजकहीन होगी या कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी? तो यदि माता पिता दोनों रंजकहीन है तो क्या होगा भाई? तो सब संतानें रंजकहीन होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं बहन। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और टाइमिंग भी हम लोगों का 23 मिनट हो चुका है, इसलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, घबराना नहीं है। ग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है तो क्या ओ होता है, ए बी होता है, बी होता है या ए होता है? तो सर्वग्राहक रक्तदाता का जो रक्त ग्रुप होता है वो क्या होता है भाई? 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है तो ए बी होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आप लोगों का ब्लड ग्रुप पता है? आप लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता है? किसको किसको पता है भाई? सभी बने कमेंट करें तो आप लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता है कि नहीं पता है? किसी को पता है? किसको किसको पता है बताइए। एक ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकता है तो किसको दे सकता है? ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी एवं ओ को, इन सभी को। तो ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकता है तो किसको दे सकता है? किसको दे सकता है? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल ए बी को दे सकता है। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए।
ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? क्या भाई संगीता पटेल जी आप बताइए, आप ओ रक्त वाले आदमी को रक्त किसे दिया जा सकता है? आप जानती रहिए, आपका तो ब्लड ग्रुप शायद ओ है। ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, सभी रक्त समूह को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सभी रक्त समूह की। बात तो बहुत अच्छी है भाई, सभी रक्त समूह को दे देगा भाई, तो ये तो बात बहुत बढ़िया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30। मानव शरीर में रक्त में से अशुद्धियां को छानकर अलग करता है। आइए आप लोगों के जो ब्लड वाला तो चैप्टर था उसी से मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ, एक जगह ले लिया, सोचा कि 5-6 क्वेश्चन एक ही जगह करा दूंगा आप लोगों का, तो कोई दिक्कत आप लोगों को तो नहीं हुई होगी कि सर एक ही जगह करा दिए। इसको बता दीजिए बहन 30 नंबर कि मानव शरीर के हृदय में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। तो कौन करता है? क्या हृदय करता है, फेफड़े करते हैं, गुर्दा करता है, या आंत करता है? तो मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करने का काम कौन करता है भाई? तो अलग छानकर काम करने का जो करता है कौन? तो गुर्दा करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। किस वर्ष CSSM का कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या 1980 में, 1990 में, 1992 में, या 1982 में? तो कब शुरू किया गया था भाई? किस वर्ष CSSM कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? ये तो बहुत आसान है भाई, 1992 में शुरू किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हम लोगों का? रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? क्या सोचने से, स्मरण रखना और भूख से, सभी अनैच्छिक कार्य से, या मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय से? तो किससे संबंधित है भाई? अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? सभी बहनें कमेंट करें, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? 32 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए चंद्रकला देवी जी, इसका राइट आंसर आप तो बता देंगी ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मांसपेशीय गतिविधियों से। किससे संबंधित है? मांसपेशीय गतिविधियों से। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है? आर्ट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में उपयोग की जाने वाली सामान्य औषधि है। ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में उपयोग की जाने वाली सामान्य औषधि। तो सामान्य औषधि ऑप्शन ए दिया है कि जीडोविडिन। क्या दिया है? जीडोविडिन। ऑप्शन बी दिया है कि नेविरापिन। ऑप्शन सी दिया है कि स्टाविडिन। क्या दिया है? स्टाविडिन। राइट ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में उपयोग की जाने वाली सामान्य औषधि है। तो सामान्य औषधि क्या होगी भाई? ऑप्शन ए दिया है कि जीडोविडिन। क्या दिया? जीडोविडिन। ऑप्शन बी दिया है कि न्यूरापिन ना, न्यूरापिन। क्या दिया? नीविरापिन ना, नेविरापिन ना, नेविरापिन। ये क्या दिया है? ये दिया स्टाविडिन ना, स्टाविडिन। राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? क्या उपरोक्त सभी होगा? यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में उपयोग की जाने वाली सामान्य औषधि है, तो जीडोविडिन तो हो जाएगा, जीडोविडिन तो हो जाएगा, ठीक ना। और ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी दिया है कि नीविरापिन भी हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या दिया है कि स्टाविडिन, अस्टाविडिन ना, अस्टाविडिन। तो अस्टाविडिन भी हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हुआ कि नहीं सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक ना। ये सभी औषधियां हो जाएंगी ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए। क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को सभी बहनें ध्यान से देखेंगी और ध्यान से समझेंगी और पढ़ेंगी। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 34 ना, होडकिंस ना कैंसर रोग प्रभावित करता है। तो होडकिंस कैंसर रोग प्रभावित करता है तो किसे को प्रभावित करता है? अस्थियों को, वृक्क को, लिम्फोसाइट्स को, या जिगर को? तो होडकिंस जो कैंसर रोग है वो प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है भाई? किसको प्रभावित करता है बताइए? 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है ना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 35। अगर किसी भी बहन को अगर देखने में समस्या हो रही है बहन, तो अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, अपने मोबाइल की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिए। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा किसका लक्षण है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा किसका लक्षण है? क्या लीवर सिरोसिस का है, या निर्जलीकरण का है, या किडनी या वृक्क आघात का है, या हाइपरथायराइडिज्म का है? तो किसका है भाई? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा किसका लक्षण है? तो बढ़ी हुई मात्रा या किसका लक्षण है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो यह लक्षण है किडनी यानी वृक्क आघात का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को सभी बहने पढ़े। फुफ्फुसीय अंतःसंध्यता का कारण है। फुफ्फुसीय अंतःसंध्यता का कारण है क्या? रक्त के थक्के जमना, वसा के अणु, वायु के बुलबुले बनना, या सभी? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। फुफ्फुसीय अंतःसंध्यता का कारण है, तो फुफ्फुसीय अंतःसंध्यता का जो कारण है वो क्या है बताइए? तो रक्त के थक्के जमने से भी है, और वसा के अणु से भी है, और वायु के बुलबुले बनने से भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। काली खांसी का संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है भाई? तो क्या कार्नी बैक्टीरियम पर्ट्यूसिस के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है, या वार्डिटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है, या पेनुमुकोकी के कारण होता है? तो किसके कारण होता है भाई? किसके कारण होता है? काली खांसी का संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है? यानी कि समझिए कि काली खांसी जो होती है वो जीवाणु के कारण होती है, जीवाणु के संक्रमण से होती है। तो काली खांसी का संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है? तो काली खांसी का जो संक्रमण होता है वो बार्डिटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? किसी भी बहन का अगर गलत हो रहा है बहन तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिएगा, क्लास नंबर नोट कर लीजिएगा कि यह क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। जब रिवीजन मारिएगा इसको तो तुरंत इसको 1 घंटे 2 घंटे के अंदर सभी क्लासों का रिवीजन मार दीजिएगा, ठीक है ना? कैसे मारना होगा कि जैसे मान लीजिए कि यह क्लास हम लोग की कौन सी है, 179 नंबर की क्लास है। 179 नंबर क्लास के आगे इस तरह से टिक कीजिएगा कि हम इसको पढ़ लिए। इसमें मान लीजिए कि हमारा 37 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ है, तो 37 नंबर क्वेश्चन को लिखिएगा कि 37 नंबर क्वेश्चन गलत हुए क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग ऊपर कि गलत 179 नंबर क्लास में गलत हुए क्वेश्चन, ना गलत हुए क्वेश्चन, गलत हुए क्वेश्चन आप लोग लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर डाल देंगे कि 37। तो जब आपको ढूंढना होगा, जब रिवीजन करना होगा तो समय कम रहेगा बहन, सारे क्लास का रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इतना तो आप लोगों का सही रहेगा कि सब क्वेश्चन हमारे सही, 37 नंबर मेरा गलत है। तो 37 नंबर को दोबारा से आप लोग देख लेंगे। ये मेथड आप लोग अपना लीजिएगा। संगीता पटेल जी बहन, सभी बहनों को मैं कह रहा हूँ ये मेथड बहुत काम करेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। हर क्वेश्चन मान लीजिए कि इसमें से आप लोगों के 95 क्वेश्चन सही हो गए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 5 क्वेश्चन का रिवीजन जब आप लोग कर लेंगी, पूरा तो नहीं पढ़ना होगा, 95 तो सही है ना, तो 5 कर लेंगे तो 100 चल जाएगा आप लोगों का ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इतना काम कर लीजिएगा, ठीक ना? वैसे आप लोग को बताता हूँ ना तो उतना काम आप लोग करती नहीं है, उतना बातों को हमारी आप लोग फॉलो कर लेती तो कोई धरती पर ये नहीं है कि जो आप लोगों को बहुत बहुत हाईएस्ट मेरिट ले जा करके भी आप लोगों को पीछे कर दे। वह एंटी हेलिमिनेटिक औषधि जो हुक कीट संक्रमण के उपचार में दी जाती है, तो कौन है भाई? अल्बेनाडोजोल है, मेट्रोनिडाजोल है, या मेबेनाडोजोल है? ये कैसी कैसी दवाई भाई? ए तथा सी दोनों है। राइट आंसर क्या होगा बताइए? 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह एंटी हेलिमिनेटिक औषधि, वह एंटी हेलेमेनेटिक औषधि जो हुक कीट संक्रमण के उपचार में दी जाती है, तो कौन दी जाती है भाई? तो देखिए इसमें कौन दी जाती है, तो इसमें तो एक दी जाती है अल्बेनाडाजोल दी जाती है ना, अल्बेनाडाजोल ना एक दी जाती है। मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल तो हमको लग रहा है कि मेट्रोनिडाजोल तो नहीं दी जाती है ना, यह नहीं दी जाती है। मेबेनाडोजोल दी जाती है। तो जब ए और सी दी जाती है, दो दवा दी जाती है, यहाँ पे दिया भी है ए तथा सी दोनों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए कि डॉट कार्यक्रम 2 चरणों में, डीओटी कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न होती है। इंटेंसिव
चरण ना इंटेंसिव चरण कितने समय का होता है? तो कितने समय का होता है भाई बताइए, कितने समय का होता है? क्या 4 माह का, 6 माह का, 2 माह का या 9 माह का? तो कितने समय का होता है भाई? तो 39 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर 2 माह का होता है ना। कितने माह का होता है बताइए? 39 नंबर का तुमको लग रहा है कि 2 माह का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है कि डिप्थीरिया का निदान करने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो डिप्थीरिया का निदान करने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो विडाल परीक्षण, मोन्टेक्स परीक्षण या विड्रल परीक्षण या इस सिक्स परीक्षण। तो कौन सा परीक्षण किया जाता है भाई? कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बताइए, डिप्थीरिया का निदान करने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सिक्स परीक्षण किया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है या बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? मोन्टेक्स परीक्षण किसके लिए किया जाता है? अगर आप लोगों को आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आ रहा हो तो, अगर समय हो तो आप लोग वैसे तो करेंगी नहीं, करेंगी नहीं, 2 ही 3 लोग हैं जो करेंगे नहीं, तो और कोई तो भाई करेगा नहीं। कि क्यों करे, सर जी को कर देंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। तो ऐसा करिएगा मत बहन ना, ऐसा आप लोग करेंगी भाई। हमारी बहनों को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। एक हमारी बहन है जिनको आप लोग जानते हैं, सुबह सुबह उनको चाय भात चाहिए। सुबह चाय भात उनको नहीं मिलेगा तो एकदम समझ लीजिए कि पूरे धरती को पहाड़ की तरह सब उठा लेंगी, हनुमान जी की तरह हाथ पे, कि अब मैं उठा ली हूँ। और ये क्या करती हैं कि इनको सुबह चाय भात चाहिए, सुबह इनको चाय भात दे दीजिए, ये पूरे दिन जो है खूब पढ़ाई लिखाई करेंगी। इनको तो सभी लोग जानते होंगे भाई, बातें करते हुए थोड़ा चलते हैं हम लोग ना ना, इनको तो सभी लोग जानते होंगे। इनको सुबह सुबह चाय भात दे दीजिए ना, खूब काम करती हैं, खूब खाना वाना बनाएंगी, आप लोगों को खिलाएंगी, खूब पढ़ाई लिखाई करेंगी, सारे क्वेश्चन का जवाब सही सही देंगी और अपने कान को बचा कर रखेंगी। कहती हैं कि सर कान काट लेंगे तो टोपी लगा लेंगे। अरे भाई, तो बिना कान के न हो जाएंगी? बताइए, बिना कान के हो जाएंगी कि नहीं? बिना कान की हो जाएंगी? हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे सामान्य कारण है। बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो मम्पस है, रूबेला है, छोटी चेचक है या खसरा है? तो बच्चों में पेरोटाइटिस का जो सबसे सामान्य कारण है, तो सबसे सामान्य कारण क्या है भाई? तो वो है मम्पस। क्या है? मम्पस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह इसमें आप लोगों का समय लिया हूँ इनको इनके देने के लिए, तो इसका लिए भरपाई हम लोग करेंगे जल्द से जल्द। मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। क्या मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, हैदराबाद में? मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? क्या मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में या हैदराबाद में? तो मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान जो स्थित है, मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है भाई? तो यह स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण। क्या? उल्टी, दबी हुई तालू, उदर में फैलाव, प्यूली पेशाब। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में करा चुका हूं। बताइए, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, सभी बहने कमेंट करें। विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी बताइए, रश्मि सोम जी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण है, तो शिशु में तेज दस्त देखे जाने वाले लक्षण कौन से हैं? तो दबी हुई तालू है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना 43 का। अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए। यदि कोई शिशु सांस नहीं ले रहा है तो पहली नर्सिंग उपाय क्या होनी चाहिए? यदि कोई शिशु सांस नहीं ले रहा है तो पहली नर्सिंग उपाय क्या होनी चाहिए? क्या मुंह से मुंह में श्वास देना? ऑप्शन बी दिया श्वास नली को अवरोध मुक्त करना। ऑप्शन सी दिया है वो उपचार थेरेपी शुरू करना। ऑप्शन डी दिया छाती को संप्रेषित दबाना शुरू करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? यदि कोई शिशु सांस नहीं ले रहा है तो पहली नर्सिंग उपाय क्या होनी चाहिए? तो पहली नर्सिंग उपाय जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? श्वास नली को अवरोध मुक्त करना। श्वास नली को क्या करना? अवरोध मुक्त करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से कौन एक ऐंठन रोधक औषधि नहीं है?
ऐठन रोधक औषधि नहीं है, तो क्या फिनोबाराबिटिन या डाइगेपाम या फिनार्गन, ऑप्शन डी दिया है फिनाइटोयन। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट करें। इनमें से कौन एक ऐठन रोधक औषधि नहीं है ना, इनमें से कौन एक ऐठन रोधक औषधि नहीं है, तो ऐठन रोधक औषधि कौन सा इसमें से नहीं है, तो फिनार्गन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 46, बच्चे में टॉयलेट जाने की आदत का विकास करने की सबसे उपयुक्त आयु बच्चे में टॉयलेट जाने की आदत का विकास करने की सबसे उपयुक्त आयु है, तो सबसे उपयुक्त आयु क्या है, क्या 0 से 1 वर्ष, 6 माह, 3 से 6 वर्ष या 1 से 3 वर्ष। राइट आंसर क्या होगा, 46 नंबर का सभी बहनें कमेंट करें। बच्चे में टॉयलेट जाने की आदत का विकास करने की सबसे उपयुक्त आयु है, तो 1 से 3 वर्ष है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर डी हम लोग कौन सा कर लिए, 46 कर लिए ना। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़ा जाए बहन। क्वेश्चन नंबर 47 को सभी बहनें ध्यान दे। गर्दन अकड़ना किस रोग का लक्षण है भाई, क्या मेनिंजाइटिस का है, मेरुदंड की चोट है, माइस्थीनिया ग्रेविस का है, या ब्रेन एब्सेस का है, तो किसका है भाई। गर्दन अकड़ना किस रोग के लक्षण है, तो गर्दन अकड़ना जो रोग के लक्षण है तो किसके हैं भाई, तो मेनिंजाइटिस के हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, लौह तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया रोग से पीड़ित बच्चे में क्या लक्षण दिखाई देता है। लौह तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया रोग से पीड़ित बच्चे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं भाई, सभी बहनें कमेंट करें कि क्या लक्षण दिखाई देते हैं। क्या आप लोगों को पता है कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, बताइए। क्या भार में गिरावट होगी, या मांसपेशियों में ह्रास, सक्रियता के स्तर में कमी। ऑप्शन डी दिया, बी तथा सी दोनों। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन नंबर 48 को दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लौह तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया रोग से पीड़ित बच्चे में क्या लक्षण दिखाई देते, तो क्या भार में गिरावट, बताइए क्या भार में गिरावट दिखाई देगा आप लोगों को, ऐसा लग रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है। ये कह दिया मांसपेशियों में हास्य हो सकता है, सक्रियता के स्तर में कमी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगाइए, बी तथा सी दोनों को लगाइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़िए। हाथ धोने का क्रम है, तो क्या हथेली हाथ के पीछे कलाई, हथेली कलाई हाथ के पीछे कलाई हथेली, कलाई हथेली हाथ के पीछे, तो राइट आंसर क्रम पूछा है ना, तो हाथ धोने का क्रम है, तो ये WHO के तहत आप लोग को बताना है, WHO के तहत बताना है। तो हाथ धोने का क्रम है, इसको भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट में लेकर चलिएगा। WHO भाई पूछ सकता है भाई, इसको इंपॉर्टेंट में लेकर चलिएगा सभी बनना। तो WHO क्या पूछ रहा है कि हाथ धोने के इसके थ्रू हाथ धोने का क्रम है, तो हाथ धोने का जो क्रम है, हथेली हाथ के पीछे कलाई। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए। बलगम में खून की उपस्थिति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हिम्पोटाइसिस कहते हैं, या एपिसैटेक्सिस नाक से खून आना। ऑप्शन सी दिया, हीमेटोमिसिस कहते हैं, या मैलिना कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, बलगम में खून की उपस्थिति को कहते हैं, तो बलगम में खून की उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो हीमोपोटाइसिस कहते हैं। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, रक्त में ऑक्सीजन स्तर कमी को कहते हैं, रक्त में ऑक्सीजन में कमी को कहते हैं, रक्त में ऑक्सीजन स्तर में कमी को कहते हैं, क्या हाइपोजीमिया, या दम घुटना, अनिक्सिया, या उपरोक्त सभी। तो रक्त में ऑक्सीजन स्तर में कमी को कहते हैं, तो रक्त में ऑक्सीजन स्तर की कमी को क्या कहते हैं, तो कहते हैं हाइपोजीमिया कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोजीमिया। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 52, शरीर में आयरन का संग्रह होता है, तो क्या फेरिटीन में, फेरसल सल्फेट, या ट्रांसफेरिन में, या हीमोसिडेरिन से। तो राइट आंसर क्या होगा, शरीर में आयरन का संग्रह होता है, तो शरीर में आयरन का संग्रह कहाँ होता है भाई, तो फेरिटीन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे अब
क्वेश्चन नंबर कौन सा 53 पे चलेंगे ना, 52 के बाद 53 पे चलेंगे। रुक जाइए, थोड़ा समय दे दीजिए 10 सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है कि पीपीएच का सबसे सामान्य कारण है क्या? निर्बल गर्भाशय, रक्त के थक्के जमने संबंधी विकार, क्षतिग्रस्त गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। पीपीएच का सबसे सामान्य कारण है, तो पीपीएच का सबसे सामान्य कारण क्या है भाई? सभी बहनें कमेंट कर दें, बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? चंद्रकला देवी जी आप बता दीजिए, रश्मि सोम जी आप बताइए, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, बीबा जी, राहुल कुमार माठो, सहीना परवीन, प्रियंका जी, आरती देवी, रश्मि सोम, रूपा विश्वकर्मा, भाई सभी बहनें बताएं। बताइए आप लोग भाई, पीपीएच का सबसे सामान्य कारण है, तो सबसे सामान्य कारण तो संगीता पटेल जी आपको कराया हूं क्वेश्चन में, मुझे याद आ रहा है कि आप थी उस समय क्लास में। तो सबसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्बल गर्भाशय। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। एक गर्भवती महिला को पार्श्व अवस्था में लेटाने की सलाह क्यों दी जाती है? एक गर्भवती महिला को पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? क्या गर्भनाल की क्षतिग्रस्त होने से सुरक्षा, भ्रूण को दुष्पूर्ण स्थिति में जाने से रोकना। ये गर्भनाल होगा कि नर्भनाल होगा भाई? गर्भनाल होगा। अच्छा, चित्त निम्न रक्तचाप को रोकना। ऑप्शन डी दिया गैस्ट्रिक अंगों के संपीडन को रोकना। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक गर्भवती महिला को पार्श्वावस्था में लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? तो क्यों दी जाती है भाई? तो यह दी जाती है चित्त निम्न रक्तचाप को रोकना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। गर्भाधान के प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला को गर्भाशय की जांच नहीं की जाती है, क्योंकि संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है, भ्रूण आवरण द्रव की मात्रा कम रहती है, भ्रूण की को क्षति पहुंचाने की संभावना होती है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? 55 नंबर का सभी बहनें सोच समझ के करें। गर्भाधान के प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच नहीं की जाती है, तो क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है? बिल्कुल रहती है। भ्रूण आवरण द्रव की मात्रा कम रहती है, बिल्कुल सही है। भ्रूण को क्षति पहुंचाने की संभावना होती है, बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। स्टीरॉयड उपचार के तहत रखे गए मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्यों होती है? क्या होती है? सॉरी, स्टीरॉयड उपचार के तहत रखे मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होती है? क्या अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन, अचानक उपचार न बंद करने की हिदायत, संतुलित भोजन, धूम्रपान का निषेध। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट कर दें कि स्टेरॉयड उपचार के तहत रखे गए मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो सलाह होती है वो क्या होती है? अचानक उपचार न बंद करने की हिदायत। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 56 नंबर का बहन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 56 के बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 पे पढ़ते हैं भाई। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 57, पढ़िए। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है, तो जो कि क्या है भाई? तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए। क्या दिया है? नलिका उच्छेदन वंध्यकरण की एक विधि है जिसमें फैलोपियन नलिका
के छोटे भाग को हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है। ऑप्शन बी दिया है अंडाशय को शैल क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। ऑप्शन सी दिया है शुक्रवाहक के छोटे भाग को हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है। गर्भाशय को शैल क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? नलिका और उच्छेदन बंधकरण की एक विधि है जिसमें, इस क्वेश्चन को पकड़े संगीता पटेल जी, आप कर लेंगी। इस क्वेश्चन को सभी बहने पकड़े। शांति वाजपेयी जी क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। आप कहेंगे हम ना सीमा देवी जी कि सर पकड़ना क्या होता है? क्या होता है पकड़ना भाई? पकड़ना होता है कान पकड़ के जब ऐंठ करके एक चाटा लगाएंगे उसी को कहते हैं पकड़ना, कान पकड़ना। ये क्वेश्चन पकड़ना सीखिए। अब तो इसका कान पकड़िए। नलिका उच्छेदन बंधकरण की एक विधि है जिसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि फैलोपियन नलिका के छोटे भाग को हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59। एक जीव जो कि पैथोजन को एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति तक लेकर जाता है कहलाता है क्या? कारक कहलाता है, वाहक कहलाता है, रिसर्वोयर कहलाता है या होस्ट कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? एक जीव जो कि पैथोजन को एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति तक लेकर जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? 59 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो वाहक कहलाता है। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लेकर जाएगा तो वाहक न कहलाएगा यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इतना आसान क्वेश्चन अगर हमारी बहनें पा जाएं तो इसको तो चटनी की तरह खा जाएंगी भाई। क्या पूछा है बार? क्वेश्चन नंबर 60 को थोड़ा उड़ा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 को, जीवों में प्राकृतिक और जन्मजात इम्यूनिटी है क्या? सहज इम्यूनिटी, सक्रिय इम्यूनिटी, उपार्जित इम्यूनिटी या निष्क्रिय इम्यूनिटी? राइट आंसर क्या होगा 60 नंबर का? जीवों में प्राकृतिक और जन्मजात इम्यूनिटी है। तो कौन सी जन्मजात इम्यूनिटी है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा सहज इम्यूनिटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़िए। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 61 हमारा दिया है बहन कि मुख्य की लार तथा आंखों से स्रावित होने वाले आंसुओं में उपस्थित एंजाइम, तो क्या पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइसोजाइम है या इनमें से कोई नहीं? तो मुख की लार तथा आंखों से स्रावित होने वाले आंसुओं में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन है। कौन सा है? क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। क्या लाइसोजाइम होगा, ट्रिप्सिन होगा, इनमें से कोई नहीं? बताइए एक बार फिर पढ़िए क्वेश्चन को। मुख की लार तथा आंखों से स्रावित होने वाले आंसू में उपस्थित एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम है? तो सभी लोगों को आ रहा होगा भाई। क्या भाई संगीता पटेल जी आप तो की थी ना इस क्वेश्चन को, आप लोग को होमवर्क में दिया था। ये दिया था, इस तरह से नहीं दिया था, लेकिन पूछा था कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इस तरह से पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 61 नंबर का तो राइट आंसर होगा भाई लाइसोजाइम हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे होगा क्या जाएगा? लाइसोजाइम ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 62 को ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या एंटीबॉडी में उपस्थित हल्की तथा भारी श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं? एंटीबॉडी में उपस्थित हल्की तथा भारी श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं तो उसको क्या संयोजनक बंध द्वारा या उपसंयोजक बंध द्वारा या डाइसफ्लाइड बंध द्वारा या पाई बंध द्वारा, तो किससे जुड़ी होती हैं भाई? एंटीबॉडी में उपस्थित हल्की तथा भारी श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। तो कैसे जुड़ी होती हैं? कैसे जुड़ी होती हैं बताइए? डाइसफ्लाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 63, कृत्रिम निष्क्रिय रोग निरोधक का उदाहरण है। कृत्रिम निष्क्रिय रोग निरोधक का उदाहरण है। तो क्या रोग निरोधक का उदाहरण है भाई? क्या इंटरफेरॉन है या टिटेनस इम्यूनोग्लोब्युलिन्स वैक्सीन है या हिपेटाइटिस बी वैक्सीन या बीसीजी वैक्सीन क्षमता? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें भाई। सभी बहनें कमेंट करें कि कृत्रिम निष्क्रिय रोग निरोधक का उदाहरण है। तो कृत्रिम निष्क्रिय रोग निरोधक का उदाहरण क्या है? तो इसका जो उदाहरण होगा तो टिटेनस इम्यूनोग्लोब्युलिन्स वैक्सीन होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 64। अगर आप लोगों को बहुत साफ दिख नहीं रहा होगा तो अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। औषधि के शरीर में अवशोषण, वितरित, उपापचय तथा उत्सर्जन का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फार्मेसा कहलाता है,
फार्मेकोडायनामिक्स कहलाता है, या फार्मेकोकाइनेटिक्स कहलाता है, या फार्मेकोपिनिया कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है? औषधि के शरीर में अवशोषण, वितरण, उपापचय तथा उत्सर्जन का अध्ययन अध्ययन पूछ रहा है, उत्सर्जन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? तो 64 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फार्मेकोकाइनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कोकाइनेटिक्स कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना, यही कहलाता है ना। आप लोग तो औषधि वाला पढ़ी होंगे तो यही कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। सूक्ष्म जीव से उत्पन्न वह पदार्थ जिसे जीवाणु को मारने या उसके गुणन को रोकने के लिए उपयोग लिया जाता है वह है। तो उपयोग में लिया जाता है तो वह है कौन है? क्या एंटीबायोटिक है, हार्मोन है, एंटीजन है, या एंजाइम है? राइट आंसर क्या होगा? 65 नंबर का। सभी बहने कमेंट कर दे भाई, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऑप्शन को देख करके आप लोग लगा लेंगे कि सूक्ष्म जीव से उत्पन्न वह पदार्थ जिसे जीवाणु को मारने या उसके गुणन को रोकने के लिए उपयोग में लिया जाता है वह है, तो क्या एंटीबायोटिक होगा? बिल्कुल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से औषधि ड्रग प्राप्त करने से शोध साधन है, तो स्रोत साधन है तो कौन सा है? क्या जंतु तथा पादप है, सूक्ष्म जीव है, कृत्रिम तरीकों से उत्पन्न रसायन है, या ये सभी? राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दें। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन कि निम्न में से औषधि प्राप्त करने के स्रोत साधन है, तो कौन से साधन है भाई? 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जंतु तथा पादप होगा, बिल्कुल होगा। सूक्ष्म जीव हो जाएगा, बिल्कुल होगा। कृत्रिम तरीकों से उत्पन्न रसायन, ये भी हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 पढ़िए। इंजेक्शन लगाने हेतु स्थान स्टिक का चयन निम्न प्रकार निर्भर करता है। क्या दवा दिए जाने वाले पथ पर, दी जाने वाली दवा की मात्रा पर, दी जाने वाली दवा के लक्षणों पर, या उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा? 67 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दे। तो ये भी आसान है भाई। इंजेक्शन लगाने हेतु स्थान का चयन निम्न पर निर्भर करता है। तो क्या दवा दिए जाने वाले पद पर निर्भर करेगा? बिल्कुल करेगा। दी जाने वाली दवा की मात्रा पर भी निर्भर करेगा, दी जाने वाली दवा के लक्षणों पर भी निर्भर करेगा। तो जब तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 67 नंबर के बाद? क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 को पढ़ते हैं 68। 68 को क्या बोलते हैं? 68 बोलते हैं। चलिए भाई 68 को पढ़ा जाए, 68 को पढ़ा जाए। क्या पूछा है कि निम्न में से माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? क्या लुईस पास्चर है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, रॉबर्ट कोच है, या लैंड स्टीनर है? तो निम्न में से माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है भाई? तो 68 नंबर क्वेश्चन का 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसके माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है बायोलॉजी के? तो लुईस पास्चर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69। एक रासायनिक पदार्थ जो कि बैक्टीरिया को मार सकता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई? क्या बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं, या बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं, या दोनों, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? 69 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट कर दे। 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक रासायनिक पदार्थ जो बैक्टीरिया को मार सकता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोसाइडल। अभी ये पलट लीजिए। एक रासायनिक पदार्थ जो बैक्टीरिया को मार सकता है उसे कहते हैं तो बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 70। माइंड यानी मन की 3 प्रवृत्तियां हैं, तो इसकी 3 प्रवृत्तियां क्या है? क्या ईदम, अहम, अराहम? ऑप्शन बी दिया ईदम, अहम आदर्श, ईदम अहम आदर्श, परम अहम आदर्श। ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मन की 3 प्रवृत्तियां हैं, तो मन की जो 3 प्रवृत्तियां हैं वो क्या है भाई? तो देखिए ईदम है, अहम है, पराहम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। ये देखिए क्या दिया? आईडी, ईगो, सुपर ईगो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अब इंग्लिश दे देगा,
आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो आप लोग कर लीजिएगा, दोनों शब्द मैं लिख दिया था, ईदम, अपराम। तो जो आप लोग को उचित लगे उसको रट लीजिए, कर लीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 71 हमारा पूछ रहा है कि स्याही धब्बा परीक्षण विधि का प्रयोग निम्न में से किस पर किया जाता है? तो क्या वयस्कों पर, मानसिक रोगियों पर, बालकों पर या पशुओं पर? तो किस पर किया जाता है भाई? स्याही धब्बा परीक्षण विधि का प्रयोग निम्न में से किस पर किया जाता है? तो किस पर किया जाता है भाई? तो यह किया जाता है मानसिक रोगियों पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। शरीर में से औषधि उत्सर्जित की जाती है वृक्क के द्वारा, माता के दुग्ध, लार, पसीने तथा पित्त रस के द्वारा, आंत के द्वारा, उपरोक्त के सभी द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें, सभी। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। शरीर में औषधि उत्सर्जित की जाती है, तो शरीर में औषधि जो उत्सर्जित की जाती है तो कैसे की जाती है? क्या वृक्क के द्वारा? बिल्कुल सही है। माता के दुग्ध, लार, पसीने तथा पित्तरस के द्वारा? बिल्कुल सही है। आंत द्वारा? बिल्कुल सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी द्वारा होगा कि नहीं? सही होगा, बिल्कुल सही होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 73 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया है? 73 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है भाई, रुक जाइए भाई, 73 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई, थोड़ा समय दे दीजिए, बहुत 10 सेकेंड का पेपर सेट कर ले। हाँ जी, पढ़िए 73 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बहन? सुरक्षित दवा देने के लिए नर्स को औषधि क्रम में किस तथ्य को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए? क्या औषधि तथा मरीज का नाम, औषधि की मात्रा तथा पथ, तारीख तथा डॉक्टर के हस्ताक्षर, या ये सभी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहने कमेंट करें। सुरक्षित दवा देने के लिए नर्स को औषधि क्रम में से किस तथ्य को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए? तो किस तथ्य को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए भाई? 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? औषधि तथा मरीज का नाम बिल्कुल पढ़ना चाहिए, औषधि की मात्रा तथा पथ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, तारीख तथा डॉक्टर के हस्ताक्षर बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया है? चिकित्सीय विज्ञान की वह शाखा जो औषधियों के संश्लेषण और मानव शरीर पर उसके प्रभाव का अध्ययन करती है कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कार्यकी कहलाती है, या रोग विज्ञान, या औषधि विज्ञान, या सूक्ष्म जीव विज्ञान? तो क्या कहलाती है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो चिकित्सा विज्ञान कि वह शाखा जो औषधियों के संश्लेषण और मानव शरीर पर उसके प्रभावों को अध्ययन करती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई? आप लोग बताइए, क्या कहलाती है? 74 नंबर का तो ये कहलाती है औषधि विज्ञान। क्या कहलाती है? औषधि विज्ञान। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 यानी 75। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग बैक्टीरिया के लिए घातक है? तो कौन सा है? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, सफेद प्रकाश किरणें, या उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा भाई? 75 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग बैक्टीरिया के लिए घातक है? तो कौन सा प्रकाश जो है सूर्य का बैक्टीरिया के लिए घातक है? तो पराबैंगनी किरणें होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 76। पूरे फेफड़े के निष्कासन की क्रिया को कहते हैं? तो पूरे फेफड़े के निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या ल्यूबेस्टॉमी कहते हैं, न्यूमोनेक्स्टॉमी कहते हैं, या सेगमेंट से रेसेक्शन कहते हैं, या वेज रेसेक्शन कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? पूरे फेफड़े के निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। तो पूरे फेफड़े के निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं भाई? सभी बहने कमेंट करें। तो पूरे फेफड़े के निष्कासन को क्रिया को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? तो न्यूमोनेस के सेक्टामी कहते हैं ना, न्यूमोनेसेक्टामी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 77। कान की जांच करने हेतु प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? क्या कहते हैं? लैरिंगोस्कोप कहते हैं, दृष्टि माप यंत्र कहते हैं, ऑटोस्कोप कहते हैं, प्रोटोस्कोप कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? कान की जांच करने हेतु प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं भाई? तो प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं भाई? सभी बहने कमेंट करें। प्रयुक्त उपकरण को जो कहते हैं 77 नंबर का, तो इसको कहते हैं ऑटोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोस्कोप कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78। मिचली तथा उल्टी का उपचार करने हेतु दी जाने वाली औषधियाँ जानी जाती हैं। क्या पीड़ानाशी या ज्वरनाशी, वमनरोधी, प्रतिजैविक? राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट करें, बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी बहन, क्वेश्चन आ रहा है। सीमा देवी जी, कोई दिक्कत हो रहा है बहन। विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी बताइए, विभा जी बताइए, रश्मि सोम जी बताइए, कोई दिक्कत बहन? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो बता दीजिए 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए। नीतू कुमारी जी, आराध्या पंडित बता दें, नेहा तिवारी, रंजना राजभर, सूर्यांश मिश्रा, नीरज देवी जी, सभी बहनें बताएं कि मिचली तथा उल्टी का उपचार करने हेतु दी जाने वाली औषधि जानी जाती है। एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं बहन, अगर एक आध दो क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड दिए गए, लगे 2 4 5 क्वेश्चन रिपीटेड हो जाए तो घबराना नहीं है, ठीक ना। मैं भी क्वेश्चन लिखता हूँ, अब आप लोग के सामने सोचिए इसका राइट आंसर पहले बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहन 78 नंबर का ऑप्शन नंबर वमन रोधी होगा ना। क्या हो जाएगा? वमन रोधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बहन आप ही लोगों को 200 क्वेश्चन डेली लिखना होगा बैठ करके, अकेले आप बैठ करके लिखिए, आप लोग को खुद ही माइंड नहीं काम करेगा कौन सा क्वेश्चन आप दें, कौन सा क्वेश्चन नहीं दें, कौन सी हमारी बहनें कर ली है, कौन सी नहीं की है, क्या करना है नहीं करना है, बहुत बहुत दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है। तो मैं बैठ कर लिखता हूँ, फिर ले आकर देता हूँ उनको टाइप करने के लिए, उसके बाद वो टाइप करके हमको देते हैं, फिर मैं आप लोगों को ला करके पढ़ाता हूँ, देता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन दे दूँ। तो अगर 2 4 क्वेश्चन हमारी बहनों को 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी अगर मिल जाए बहन की नहीं रिपीटेड हो गए, तो इससे घबराइएगा मत ना, इससे घबराइएगा मत। एक आध दो क्वेश्चन मान लीजिए हमसे रिपीटेड हो सकते हैं, और वो क्या करते हैं कि उसी क्वेश्चन को क्या कहते हैं उसको कॉपी करके डाल देते हैं, तो उससे दिक्कतें हो जाती हैं। तो 2 4 5 क्वेश्चन आगे पीछे एक आध दो क्वेश्चन हो जाए तो इससे घबराइएगा मत ना। इससे घबराएंगा तो नहीं ना आप लोग, इससे घबराएंगी तो नहीं आप लोग। बताइए बहन, सभी बहनें बताएं कि अगर सर 2 4 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा हम लोगों का, तो ये इससे तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बताइए। शांति वाजपेयी जी बहन, चंद्रकला देवी जी बहन, आप बताइए। संगीता पटेल बहन, आप बता दीजिए। आपको मैं आज सुबह सुबह चाय भात आपको बोल दिया हूँ, घर पे आपको चाय भात दिया जाएगा भाई। आप इस ऐसे मत रहिए, चाय भात आप ले लीजिए, बैठ जाइए और खाइए और इस क्वेश्चन को हल कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक ना। खूब पढ़िए, डेली पढ़िए, रात दिन एक करके पढ़िए। नौकरी तो आपके हाथ में है, बस घबराना नहीं है, सभी बहनों के हाथ में है। खूब मेहनत कीजिए भाई। अच्छा रुक जाइए, यहाँ पे आप लोगों का एक दो मिनट समय लेना चाहूँगा। यहाँ पे 1 2 मिनट आप लोगों का समय ले लूँ क्या? मैं 1 2 मिनट समय ले लूँ। विभा जी बहन इस बात को ध्यान दीजिए। विभा जी बहन हमारी जो है, इनको क्या करना है भाई, आपके 87 नंबर आए थे ना, इसमें 3 नंबर ऐड कीजिए। 87 नंबर में 3 नंबर ऐड करिए, इसको 3 नंबर ऐड करके 90 नंबर कीजिए। विभा जी के बाद कौन आ रही है भाई? सीमा देवी जी आ रही हैं। सीमा देवी जी बहन, आपको क्या करना है कि आपके भी 87 नंबर आए थे ना, तो इसमें 3 नंबर ऐड कीजिए, 90 नंबर लाइए। 2 दिन के अंदर इसको 90 नंबर कीजिए। जितना क्वेश्चन कराया जाए उसमें 90 नंबर होना चाहिए आप लोगों के, ठीक ना। आप लोग पीछे हो जाएंगे भाई, तो आप लोग 87 नंबर लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर है क्या? 90 नंबर होना चाहिए। और एग्जाम हॉल में जाने तक तो मैं बताऊंगा कितना नंबर लाना है ना। हम लोगों का 90 नंबर आप लोगों का होना चाहिए भाई, बहुत पीछे हैं आप लोग, इस बात को ध्यान दीजिए। इससे इस 87 नंबर से नहीं काम चलेगा, 87 नंबर से काम नहीं चलेगा भाई, 87 नंबर से नहीं काम नहीं चलेगा। अगर इससे अगर आप लोग कम कर रहे हैं, प्लस नहीं करेंगे, तब तो आप लोगों को मार पड़ेगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आ जाएंगे आप लोग के घर पे, वहीं पे बैठा के लगेंगे पढ़ाने के। पढ़िए, जो डाउट हो रहा है हमसे पूछिए, क्यों नहीं पढ़ रही है, कैसे गलती हो रही है, कैसे मिस्टेक हो रहा है, तुरंत। ये छड़ी आप लोग तो जानती हैं कि एक जादू की छड़ी मैं लेकर आया हूँ, और ये जादू की छड़ी क्या करती है, बेचारी बहुत परेशान रहती है कि किस दिन सर हमको लेकर चलेंगे, उन लोगों का दिमाग खोलना है। हम कहेंगे अरे चलिए, अभी तो इसी तरह से बेचारी बहुत परेशान है सब। इनको जादू की छड़ी, आपको दिमाग जब इन लोगों का खोलना होगा तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन लोगों का दिमाग खोलूंगा। ये 87 नंबर लेकर के हमारी बहनें बहुत खुश हो रही हैं। 87 नंबर अच्छा नंबर नहीं है हमारे हिसाब से, तो हमारी बहनों का अच्छा नहीं है। 90 नंबर लेकर आइए बहन, 90 नंबर लेकर आइए। आप लोगों को टॉफी 2 दूंगा। टॉफी कितना दे दूंगा आप लोगों को? टॉफी आप लोगों को, चलिए मैं टॉफी दूंगा, 5 टॉफी दूंगा। टॉफी मिलेगी 5 टॉफी मिलेगी, और एक लंगलता मिलेगा, लंगलता मिलेगा भाई। और क्या आप लोगों को दे दूं? हाँ, एक लंगलता तो ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा खाएंगे आप लोग तो नुकसान कर देगा ना। और देखिए उनको क्या दिया जाएगा, संगीता पटेल जी को भाई, तो हमारे ऊपर बहुत टाफी उधार हो गई। ये सारे क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं, तो इनकी टाफी तो हमारे ऊपर खुदे उधार है। 8 टाफी की 12 टाफी उधार कर दी है हमारे ऊपर, तो इनको मैं तो वो टाफी दूंगा। लंगलत्ता भी इनका हमारे ऊपर 5 ठे उधार हो गया है, 5 लंगलत्ता 12 टाफी। और क्या इनका उधार है हमारे ऊपर? और कोई उधार नहीं है। अब इनको मैं दूंगा चाय भात दूंगा ना। क्या दिया जाएगा इनको? चाय भात। चाय भात तो जानती है आप लोग ना,
चाय भात, चाय चावल नहीं, चाय भात ना, भात भात तो जानती होंगी आप लोग। हाँ, चाय भात, इनको अब चाय भात दूंगा। अगर आप सारे क्वेश्चन का जवाब अगर आपका 95 प्लस जाता है तो आपको चाय भात दिया जाएगा। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। दिमाग नहीं काम कर रहा है तो बताइए, मैं बोल दूं, आपको चाय भात मिल जाएगा। अभी खाइए और तुरंत इस क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक। ये चाय भात खाती हैं आप लोग, जानती नहीं इनको ना। ये चाय भात खाते हैं, मुझसे कह रही थी ना कि सर हम चाय भात खाते हैं, हमको चाय भात मिल जाता है तो हम खूब पढ़ाई करते हैं। कह रही भाई तब तो बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसी बहनें हमारे मिल जाए, कोई चाय भात पे खुश होकर पढ़े 5 घंटा, कोई 2 टाफी लेकर के पढ़े 5 घंटा, कोई एक लंगलत्ता खा करके पढ़ने लगे, तब तो बहुत अच्छी बात है भाई ना। अच्छा चंद्रकला देवी जी बहन, आपकी कोई डिमांड नहीं आई भाई, आपका आपको क्या पसंद है? किसी को चाय भात पसंद है, किसी को लंगलत्ता पसंद है, किसी को टॉफी पसंद है, तो आपकी क्या पसंद है भाई? हमारी बहन है, आप बताइए। अच्छा चलिए बहन, बातें बहुत हो गई, क्वेश्चन को करते हैं, ठीक ना? क्वेश्चन को कीजिए। क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बस ना। जिस क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं बहन, तुरंत उसको कमेंट कीजिए, ठीक ना? जिस क्वेश्चन के अगर आप लोगों को आंसर आ गया, तुरंत कमेंट कर दीजिए। और नहीं आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, एकदम होपलेस नहीं होना है, डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि सर हमारा गलत हो गया। उसको नोट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक। चलिए एग्जाम हॉल में जाते जाते इतना क्वेश्चन मैं दे दूंगा कि आप लोग एकदम क्लियर कर लेंगे। किसी भी तरह से आगे पीछे सब सब टॉपिक से आप लोगों को मैं टच करते हुए क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस बात से निश्चिंत रहिए। अगर 2-4 क्वेश्चन बहन आप लोगों को 2-4-5 क्वेश्चन आगे पीछे मिल जा रहे हैं तो उससे थोड़ा घबराइएगा मत कि नहीं सर 2-4 क्वेश्चन मिल गए ना। तो लिखने में भी टाइप हो सकता है भाई, हमसे दिक्कतें हो सकती हैं। लिखेगा आदमी, कोई कॉपी पर लिखेगा पेन कॉपी से, तो दिक्कतें हो सकती हैं। 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आज से अब आप लोग का कौन सा एक टॉपिक चल रहा है, 19 नंबर का चलेगा। ये 19 नंबर का मैराथन आप लोगों का होगा, तो 19 नंबर का तो मतलब लीजिए कि 19 का मतलब हो गया कितना है, 1900 क्वेश्चन। 1900 क्वेश्चन में तो 2-4 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। अरे भाई 19 नंबर का ये मैराथन हम लोग का है, तो 1900 तो आप लोगों का क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? तो 1900 में तो बन तो 4-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हो सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पीछे की क्लास से रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन को पढ़िए। बातें बहुत हो गई, इसको एडजस्ट किया जाए। 20 मिनट में हम लोगों को 20 क्वेश्चन कर लेना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बच्चों में दर्द का आकलन करने हेतु किया जाता है? तो किसका प्रयोग बच्चों में दर्द का आकलन करने हेतु किया जाता है? क्या संचित दर्द आविष्कारण, सांख्यिकीय रेटिंग स्केल का, दृश्य अनुरूपक स्केल का, या वाग वेगर का मुख्य पीड़ा मूल्यांकन पैमाना का? तो किसका भैया उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बच्चों में दर्द का आकलन करने हेतु किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है भाई? बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 79 नंबर का भाई, 79 नंबर का। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर का ऑप्शन बाग वेकार का मुख्य पीड़ा मूल्यांकन करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 80। बहुत समय कम है भाई, समय कम है, 19 मिनट में हम लोग को करना है 20 क्वेश्चन। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में से संलग्न होता है? क्या बृहदांत, पित्ताशय, क्षुद्रांत या आमाशय? राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, संलग्न होता है? देखिए पित्ताशय में तो नहीं होगा, अमाशय में भी नहीं होगा। अब बृहदांत हो जाएगा या क्षुद्रांत होगा, बताइए। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से में संलग्न होता है? क्या बृहदांत होगा या क्षुद्रांत होगा? राइट आंसर क्षुद्रांत। राइट आंसर क्या होगा भाई? 80 नंबर का सभी बने कमेंट करे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेदांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेदांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर पे चलिए, रीढ़ की पार्श्व वक्रता कहलाती है, रीढ़ की पार्श्व वक्रता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? कब कुब्जता, या अग्र कुब्जता, या परिकुब्जता, या पेटेक्स एक्सकैवेटम? राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट कर दें, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रीढ़ की पार्श्व वक्रता कहलाती है। तो रीढ़ की पार्श्व वक्रता क्या कहलाती है भाई? तो यह कहलाती है परिकुब्जता कहलाती है। क्या कहलाती है? परिकुब्जता। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी फिनाइटोइन के दुष्प्रभाव हैं? निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी फिनाइटोइन
टोइन के दुष्प्रभाव हैं? क्या गति भंग के, या अतिरोमता के, या अल्प रक्त शर्करा के, या मसूड़ों की अतिवृद्धि के? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट कर दे। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी फिनाइटोइन के दुष्प्रभाव हैं? तो फिनाइटोइन के दुष्प्रभाव कौन से भाई? राइट आंसर क्या होगा? 82 नंबर यानी 82 नंबर का, तो अल्प रक्त शर्करा के राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि 83। मुंह के सूखापन को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? टर्जिटिड कहा जाता है, टर्जिटिड कहा जाता है, या जेरोस्टोमिया कहा जाता है, या ग्लोसिटिस कहा जाता है, या स्टोमेटाइटिस कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? मुंह के सूखापन को भी कहा जाता है। बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, शांति वाजपेयी जी, चंद्रकला देवी जी, कमेंट आना चाहिए। बताइए विभा जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंह के सूखापन को भी कहा जाता है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आप लोग किए हैं। बताइए आप कर लेंगी? बताइए, दिमाग लगाइए, अपने पूरी दिमाग की ताकत लगा दीजिए भाई। इतने छोटे क्वेश्चन के लिए पूरे दिमाग की ताकत लगाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बताइए? इतने छोटे क्वेश्चन को करने के लिए पूरे दिमाग की ताकत लगाएंगे आप लोग, तब तो कान पकड़ के मैं मार दूंगा भाई। जब इतना इजी क्वेश्चन को आप लोग ऐसे करेंगे तब तो गलत बात है भाई। मुंह के सूखेपन को भी कहा जाता है, तो मुंह के सूखेपन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जेरोस्टोमिया कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। 84 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पढ़िए। 84 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में सदैव शैल आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है? योनि की सफाई के समय, मूल नलीकरण के समय, नासिका उदर ट्यूब प्रविष्टि के समय, या गुर्दे की सफाई के समय? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में सदैव शैल आपूर्तिता की आवश्यकता पड़ती है? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में सदैव शैल आपूर्तिता की आवश्यकता पड़ती है? तो सदैव शैल आपूर्तिता की आवश्यकता कौन सी पड़ती है भाई? तो 84 यानी 84 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा मूल नलीकरण के समय। कब पड़ती है? मूल नलीकरण के समय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बहन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। सामान्य क्रियाशील दे रहा है। महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है, तो क्या 30 ग्राम, या 37 ग्राम, 40 ग्राम, या 46 ग्राम? राइट आंसर क्या होगा? 85 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दे। तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा जो है 46 ग्राम की है। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 86। जोड़ पर यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। जोड़ पर यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है, तो किसका कारण है? क्या गठिया का है, अस्थि सुशिरता का है, या अस्थि मृदुता का है, या रिकेट्स का है? तो किसका है भाई? जोड़ पर यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है, तो किसका कारण है भाई? 86 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका कारण होगा गठिया का ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जोड़ पर यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है, तो किसका कारण है? तो गठिया का कारण है। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87। पेप्टिक अल्सर का कारक जीवाणु है। क्या हीलियोबैक्टर पाइलोरी, या स्टेफाइलोकोकिक, या एस्केरिकिया एस्करिकिया कोल? ऑप्शन डी दिया स्ट्रेप्टोकोकी। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 87 को दोबारा से पढ़ा जाए। पेप्टिक अल्सर का कारक जीवाणु है। पेप्टिक अल्सर का कारक जीवाणु है, तो पेप्टिक अल्सर का कारक जीवाणु कौन सा है? तो इसका कौन सा है भाई? तो हीलियोबैक्टर पाइलोरी है। कौन सा है? हीलियोबैक्टर पाइलोरी। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 88। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दबाव को घटाने हेतु कौन सी शैल क्रिया संपादित की जाती है? तो कौन सी शैल क्रिया संपादित की जाती है भाई? क्या आंतरिक स्थिरीकरण के साथ खुली छूट, मेनिस्टॉमी, फैस्किटॉमी, या संधि संसाधन?
क्वेश्चन क्या दिया है बहन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दबाव को घटाने हेतु कौन सी शैल क्रिया संपादित की जाती है? तो कौन सी शैल क्रिया संपादित की जाती है भाई, बताइए जल्दी से। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दबाव को घटाने हेतु कौन सी शैल क्रिया संपादित की जाती है? तो कौन सी शैल क्रिया संपादित की जाती है? तो फैस्किटोमी। कौन सी? फैस्किटोमी। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 89 यानी 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए बहन। क्या पूछा है कि गोनलोमीटर यंत्र का प्रयोग आकलन करने हेतु किया जाता है। तो किसका? श्रवण तीक्ष्णता का, पेशी क्षमता का, या जोड़ों की गति का, रेंज दृष्टि तीक्ष्णता का। राइट आंसर क्या होगा बहन? सभी बहने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 89 यानी 89 क्वेश्चन को बहन दोबारा से पढ़िए। गोनलोमीटर यंत्र का प्रयोग आकलन करने हेतु किया जाता है। तो किसका गोनलोमीटर यंत्र का प्रयोग किसका आकलन करने के लिए किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है किसका? जोड़ों की गति का, रेंज का आकलन करने के लिए किया जाता है बहन। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 90। एक मानसिक रोगी जिसे स्टेरोटाइप मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा होगा? मैनरिज्म होगा, इल्यूशन होगा, हेलुसिनेशन होगा, या बर्बिजिरेशन होगा। राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा? एक मानसिक रोगी जिसे स्टेरोटाइप मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है भाई? स्टेरोटाइप मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो भी मानसिक रोगी है, तो राइट आंसर क्या होगा? 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैनरिज्म के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 91। विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी में पाई जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहने कमेंट कर दें। तो इसमें देखिए क्या दिया है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत। ये तो गलत है भाई, ये तो एसएससी का क्वेश्चन दे दिया। निम्नलिखित में से महाद्वीप, ये भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पर्वतीय का उदाहरण है, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। यानी कि कितने क्वेश्चन बने? 1 2 3 4 क्वेश्चन ये दूसरे दे दिए हैं, वो ना दूसरा टाइप कर दिए हैं। चलिए मैं इसको अभी भरपाई कर दे रहा हूँ, दूसरे पेपर से आप लोगों को दे रहा हूँ क्वेश्चन को। कहाँ तक हम लोग किए थे? 90 नंबर तक किए हैं ना, 90 नंबर तक किए हैं। 90 नंबर तक हम लोग कर लिए हैं, इसके आगे हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो 90 के बाद किस पे हम लोग आगे? 95, यानी कि 4 क्वेश्चन हम लोग का छूटा है ना। 4 क्वेश्चन इसमें कम हुआ है। 4 क्वेश्चन को मैं अभी आप लोगों को पूरा करूंगा, ठीक है ना। रुक जाइए, आप लोग हमको 10 सेकेंड का समय दीजिए। मैं दूसरे पेपर से आप लोगों को क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ। 10 सेकेंड का हमको समय दे दीजिए बहन। मैं 10 सेकेंड में आप लोगों को पेपर दे दूंगा। मैं आप लोगों का क्वेश्चन भरपाई कर रहा हूँ अभी, रुक जाइए। दूसरे पेपर से मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए। उधर कितने क्वेश्चन छूटे थे? उधर हम लोग का क्वेश्चन कितने छूटा था? 4 छूटा था ना। तो 4 यहाँ पे हम लोग को आप लोग क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, उसको भरपाई करने के लिए हम लोग को छूटे नहीं। क्वेश्चन क्या दिया है? रुक जाइए। क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक किए थे? तो क्वेश्चन किए थे 90 नंबर तक कर लिए थे ना। तो इसको कर लीजिए 91 नंबर कर लीजिए, और इस 10 नंबर को 92 नंबर कीजिए, इसको कीजिए 93 नंबर, और इसको कीजिए 94 नंबर ना। 94 नंबर, ठीक है ना। इसको 94 नंबर अब हम लोग कर ले रहे हैं। अब हम लोग को कर लेंगे 91 नंबर से पढ़ रहे हैं, फिर 90 नंबर तक पीछे पढ़ लिए थे बहन, और 91 नंबर से यहाँ से पढ़ ले रहे हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन जो दिए थे वो क्या कर दिए थे? वो दूसरा कर टाइप कर दिए थे। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी किसकी कमी के कारण होती है? तो किसकी कमी के कारण होती है? क्या विटामिन B1, विटामिन B12, या विटामिन B, या विटामिन B3? तो वर्निक इंसेफेलोपैथी किसकी कमी के कारण होती है? तो भाई किसकी कमी के कारण होती है? मैं क्वेश्चन आप लोगों को तैयार किया था शाम के लिए बहन, लेकिन अब देख रहा हूँ शाम कैसे एडजस्ट करूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। आप लोग घबराइए मत ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्निक इंसेफेलोपैथी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है विटामिन B1 के कमी के कारण होती है ना। विटामिन B1 के कमी के कारण होती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 को पढ़िए। निम्नलिखित में से टीबी की प्रथम पंक्ति औषधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है? कि आइसोनियाजिड नहीं है, एथेम्बाबुटाल नहीं है, या साइक्लोसेरिन नहीं है, या
रिफेप्सिन नहीं है। तो कौन सी नहीं है भाई? नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से टीबी की प्रथम पंक्ति औषधि नहीं है। तो प्रथम पंक्ति औषधि नहीं है तो कौन सी नहीं है भाई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोसेरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोसेरिन राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 92 हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? निम्न कारकों में से एक अच्छे वार्ड प्रबंधन के लिए आवश्यक कारकों में शामिल है। तो कौन शामिल है? एक, उपयुक्त कार्यात्मक वातावरण, रिकॉर्ड्स एवं रिपोर्ट्स का उचित रख रखाव, ऑप्शन सी दिया उत्तरदायित्वों का सही बंटवारा, और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बहन? सभी। बहने कमेंट कर दें कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न कारकों में से एक अच्छे वार्ड प्रबंधन के लिए आवश्यक कारकों में शामिल है। तो आवश्यक कारकों में कौन शामिल है भाई? तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या एक, उपयुक्त कार्यात्मक वातावरण, बिल्कुल सही है। रिकॉर्ड्स एवं रिपोर्ट्स का उचित रखरखाव, बिल्कुल सही है। उत्तरदायित्व का सही बंटवारा, देखिए रिकॉर्ड्स एवं रिपोर्ट्स का उचित रखरखाव तो होबे करेगा, तो उत्तरदायित्व का सही बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? तीनों ये ऑप्शन सही हो रहे हैं। जब तीनों ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हुआ कि नहीं सही हुआ बहन? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 को पढ़िए। मिर्गी के मरीज एवं उसके देखभाल कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मुख्य निर्देश निम्न प्रकार हैं। सिवाय, इस सिवाय शब्द को ध्यान दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन में आ जाए सिवाय शब्द तो बहुत ध्यान देना है। क्या बाथ टब में शावर लें या औषधि एवं दौरा चाट संधारित करें? ऑप्शन सी दिया एल्कोहल, धूम्रपान व ग्लाइसीमिया से बचें। ऑप्शन डी दिया रोज दवा लें। राइट आंसर क्या होगा बहन? क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 का सभी बहनें कमेंट करें। मिर्गी के मरीज एवं उसके देखभाल कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मुख्य निर्देश निम्न प्रकार हैं। तो मुख्य निर्देश निम्न प्रकार हैं भाई सिवाय। तो कौन सा होगा इसमें? 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो बाथ टब एवं शावर लें, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए बहन। इसके पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन किए थे? इसके पहले देखिए आप लोग समझ लीजिए इस बात को। यहाँ पे कौन सा 91 नंबर क्वेश्चन है बहन, और यहाँ पे हम लोग कौन सा किए थे? 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे ना। तो इसके पहले जो क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन दूसरा टाइप कर दिए साहब, ये तो गलत हो जाएगा। तो 90 से हम लोग 91 नंबर कर लिए। ये देखिए आप लोगों की क्लास में ना किसके लिए आप लोगों के शाम को तैयार किया था। ये क्लास जो मैं शाम को आपको लोगों को देखिए, इतना क्वेश्चन मैं शाम के लिए तैयार किया था, लेकिन मैं इसको एडजस्ट करूंगा। इस बात से आप लोग घबराइएगा, मतलब इतना क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए शाम के लिए किया था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए बहन। अब इसी में 95 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या पूछा है कि कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? 94 पढ़ लिए, 95 पाए। तो क्या विटामिन के का, विटामिन ई का, विटामिन डी का या विटामिन ए का? तो कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो किस विटामिन की आवश्यकता होती है भाई? बताइए जल्दी से, किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन डी की आवश्यकता होती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 यानी 96। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। तो सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? क्या लसिका कोशिकाएं, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं या श्वेत कोशिकाएं? राइट आंसर क्या होगा बहन? सभी बहनें कमेंट कर दे। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है भाई? 96 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 96 नंबर का हो जाएगा इसमें मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं ना, तो क्या हो जाएगा? श्वेत कोशिकाएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा बहन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 97, एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तत्कालिक गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए भाई? नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? रक्तस्राव की तीव्रता का, डिहाइड्रेशन का, उच्च रक्तचाप का, जटिलता का? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है बहन, कुछ अस्वस्थ सा लग रहा हूँ, थोड़ा फीवर की तरह लग रहा है, सर्दी की तरह भी लग रहा है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शाम तक तबीयत खराब हो जाएगी तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी भाई आप लोगों को। ट्यूशन कहाँ से दूंगा? अच्छा बताइए, पहले देखते हैं फिर दवा लेते हैं।
एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तत्कालिक ना गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? तो किसका आकलन करना चाहिए बताइए? क्या रक्तस्राव की तीव्रता का, या डिहाइड्रेशन का, या उच्च रक्तचाप का, या उप जटिलता का? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 97 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो रक्तस्राव की तीव्रता का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तत्कालिक गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? तो किसका आकलन करना चाहिए एक नर्स को? तो रक्तस्राव की तीव्रता का आकलन करना चाहिए। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 98। एक माता की अंतिम माहवारी का समय 22 जुलाई 2010 है, डिलीवरी का संभावित तिथि है, बताइए। क्वेश्चन में कराया हूँ, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन में कराया हूँ, या क्वेश्चन नहीं कराया हूँ लेकिन इस तरह से क्वेश्चन में करा चुका हूँ। बताइए आप लोग, क्या 29 अप्रैल 2011 होगा, 22 अप्रैल 2011 होगा, 6 मार्च 2011 होगा, या 29 मई 2011 होगा? सभी बहनें आप लोग कमेंट कर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से, जल्दी से जल्द आप लोग बताइए भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। बताइए। एक माता की अंतिम माहवारी का समय 22 जुलाई 2010 है, डिलीवरी का संभावित तिथि है। तो आप लोग कर लीजिए इसको, तो आप लोग कर लेंगी ना? कर लेंगी कि नहीं कर लेंगी भाई? ये तो आप लोग गलत करेंगे। अब आप लोग नहीं कर पाएंगी तब तो आप लोग मारने का काम करेंगे। बताइए संगीता पटेल जी बहन, आप तो कर लेंगी कि नहीं कर लेंगी? अरे भाई पूछा क्या है यहाँ पे बहन? देखिए 22 जुलाई दिया तो 22 जुलाई तुरंत लिखिए यहाँ पे। 22 जुलाई हो गया, ठीक, 22 जुलाई हो गया। कितना दिया? 2010 दिया है, 2010 दिया है, ठीक ना? कितना दिया है यहाँ पे? 2010 दिया है। तो 22 जुलाई में कितना हम लोग जोड़ेंगे? 22 में कितना जोड़ेंगे? इसमें कितना जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे। जुलाई में कितना जोड़ेंगे? 9 माह जोड़ देंगे। अब इसको जोड़िए, कितना हो रहा है? 22 में 7 आप लोग जोड़ेंगे तो 29 होगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और इसमें जुलाई में 9 महीना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जुलाई में 9 माह जोड़ा जाएगा तो अप्रैल का महीना आएगा। देखिए जोड़ लीजिए भाई, जुलाई पर लेके आएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कितना दिन हुआ? 9 दिन हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माह हुआ कि नहीं? तो इस जुलाई में 9 माह जोड़ देंगे। इसमें कितना जोड़ते हैं? 9 माह जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माह हम लोग जोड़े कि नहीं जोड़े इसमें? तो 9 माह जब जोड़ देंगे तो कौन सा महीना आ जा रहा है? जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का महीना आ गया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? अप्रैल लिख देंगे। अप्रैल लिख देंगे बहन। तो जब यह जुलाई का महीना 10 का है तो जब अप्रैल अगला हम लोग चले जा रहे हैं तो ये 11 का महीना हुआ कि नहीं हुआ? 11 साल हुआ कि नहीं हुआ? 11वां मतलब ईयर्स आ जाएगा कि नहीं? ईयर्स भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो 29 अप्रैल 2011 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 अप्रैल 2011 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ? इस तरह से बताना था ना आप लोगों को भाई। आप लोग तो कर लिए, मैं बार बार आप लोगों को बताया हूँ, अब तो समझ में आ गया होगा भाई। संगीता पटेल जी बहन बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? अब तो समझ में नहीं आया होगा ना, हमको तो लग रहा है। देखिए बहन, यहाँ पे क्या दिया है? 22 जुलाई दिया है ना। और पूछा क्या है कि एक माता की अंतिम माहवारी का समय काल 22 जुलाई 2010 है, डिलीवरी का संभावित तिथि है। तो 22 जुलाई में कितना जोड़ेंगे? इस ये जो है इसमें दिन में क्या जोड़ते हैं? तो 7 दिन, यानी एक सप्ताह इसमें जोड़ देंगे तो 7 दिन इसमें आप लोग जोड़ देंगी। इस जुलाई का जो महीना इसमें 9 महीना ऐड कर देते हैं। तो जब जुलाई में 9 महीना आप लोग ऐड करेंगी तो ये कौन सा महीना आ जाएगा? अप्रैल का महीना आ जाएगा। तो अप्रैल का महीना आएगा तो ईयर्स भी चेंज हो जाएगा ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जब 9 महीना जोड़ेंगे तो मार्च अप्रैल जब आ रहा था, यानी कि साल भी यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2011 हो जाएगा। ये जुलाई में कौन सा हो जाएगा? तो जुलाई की जगह क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा। और 22 में 7 आप लोग जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 29 अप्रैल 2011 हुआ कि नहीं? यही हमारा राइट आंसर होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर पूछिएगा भाई। नहीं, अब तो बार बार आप लोगों को बताने में तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को मारना पड़ेगा। अच्छा इसको फिर बता दूं? फिर बताना पड़ेगा, पीछे बता दे रहा हूँ, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 99 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़ लीजिए, फिर पीछे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? क्या कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, या उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी दिया रेसुस फैक्टर, ऑप्शन डी दिया डिम्बवात प्रोटीन कोट। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो
सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख कौन नहीं करता है भाई? तो रेसुस फैक्टर नहीं करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 को पढ़िए। शुष्का छिपकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? क्या विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन विटामिन ए, विटामिन सी? राइट आंसर क्या होगा? शुष्का छिपकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? क्या विटामिन के होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन सी होगा? राइट आंसर क्या होगा? 100 नंबर यानी कि 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए बहन, आप लोग को कैसे समझाऊं इसको, आप लोग समझिए। थोड़ा सा हमको 10 सेकेंड का आप लोग समय देंगी। 10 सेकेंड का सभी बहनें समय दे दें भाई। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहन आप लोगों को। पेपर नहीं है मेरे पास, इसमें तत्काल पीछे समझाऊंगा तो आप लोगों को दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप लोगों को कैसे समझा दूँ? देखिए इसी जगह इसी पे समझा देता हूँ, इसी पेपर पे ना। देखिए बहन यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि एक माता की अंतिम माहवारी का समय का काल ना, समय का काल क्या है? 22 जुलाई 2010 है ना। क्या दिया है? 22 जुलाई। क्या दिया है? 22 जुलाई। ठीक, 22 जुलाई 2010 दिया है बहन ना। क्या दिया है? 22 जुलाई 2010 दिया है। तो डिलीवरी का संभावित तिथि क्या है? तो अब आप लोग इसको निकालना होगा। तो क्या करेंगे, जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा बहन, तो इस 22 में जो भी रहेगा यहाँ पे, तो उस 22 में क्या कर देंगे आप लोग? 7 को जोड़ देंगे। ठीक ना? इसमें 7 तुरंत जोड़ दीजिएगा। और इस जुलाई का जो महीना, इस महीने में कितना जोड़ना है? तो इसमें 9 महीना जोड़ा जाएगा। इसमें कितना महीना जोड़ेगा? 9 महीना। अब इसको जोड़ के इस तरह से देखिए कितना होता है। तो 22 में जब आप लोग 7 जोड़ेंगी तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ ना। अब 22 में 7 जोड़ दीजिए तो 22 पर 23 24 25 26 27 28 29, कितना हुआ दिन? यहाँ पे 29 हो जाएगा बहन ना। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब कौन सा महीना है? जुलाई का महीना है। तो जुलाई की महीने में कितना महीना हम लोग को जोड़ देना है? तो 9 महीना जोड़ देना। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। कितना हो गया? 9। इतना हम लोग लिख लिए ना। तो अब देखिए जुलाई में 9 महीना जोड़िए। तो 9 में जुलाई के महीना में 9 महीना जोड़ना है। तो जुलाई के बाद कौन सा महीना आ जाएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कौन सा महीना आया बहन? अप्रैल का। तो यहाँ जुलाई की जगह अब क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? अप्रैल। ठीक, अप्रैल हो गया। अब आप लोग हमको बताइए कि जब ये जुलाई का महीना था तो जुलाई पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो जनवरी आ रहा है तो 2010 दिया है। तो जनवरी जब आ जाएगा तो उसके बाद तो जनवरी के बाद तो 2010 की जगह 2011 ना हो जाएगा ना। अरे जुलाई दिया है बहन, तो जुलाई में जब हम लोग 9 महीना जोड़े हैं तो जुलाई में 9 महीना जोड़िए। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो जब जनवरी आएगा बहन तो यहाँ पे 2010 का साल चल रहा है तो 2011 का साल हो जाएगा कि नहीं? साल हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा 2011 का। तो इसकी संभावित जो तिथि होगी, डिलीवरी की जो संभावित तिथि होगी 29 अप्रैल 2011 होगी। क्या होगी बहन? 29 अप्रैल 2011 होगी संभावित। तो यहाँ पे 29 अप्रैल क्या दिया है? यहाँ पे दिया ना 29 अप्रैल 2011। तो यही हमारा राइट आंसर हुआ है। अगर बहन अब आप लोग को कंफ्यूजन होगा हमारी बहनों को, तो हमारी बहनें कमेंट करेंगी कि सर हमको कंफ्यूज हुआ है, नहीं समझ में आया है। मैं दोबारा से बताऊंगा बहन, लेकिन यह क्वेश्चन पक्का ऐसा आप लोगों को आएगा बहन, 1 नंबर लेकर के आ जाइएगा किसी भी तरह से ना। मैं 3-4 तरीके से कई जगह आप लोगों को क्वेश्चन करा चुका हूँ और ये भी मैं करा दिया हूँ, बता दिया हूँ। नहीं समझ में आएगा हमारी बहनों को तो हमारी बहनें हमको कमेंट करेंगी कि सर हमको नहीं समझ में आया है, चाहे भैया नहीं समझ में आया है। मैं बताने की बहन पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह से आप लोग इस तरह से मत सोचिएगा कि सर से पूछेंगे तो नहीं बताएंगे, चाहे भैया से पूछेंगे तो भैया नहीं बताएंगे। मैं बताऊंगा बहन, एकदम निश्चिंत होकर पूछिएगा। नहीं आएगा तो जरूर पूछिएगा हमसे, लेकिन अगर बहन एग्जाम हाल में आ जाए तो मैं आप लोगों से यही आशा करूंगा, उड़ा दीजिएगा हवाई जहाज की तरह। चलिए बहन 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इस क्लास में कितने क्वेश्चन पढ़े हैं बहन? हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ लिए ना। कितने क्वेश्चन पढ़े बहन? 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। इस 100 क्वेश्चन में बहन
1 से लेकर के इस 100 क्वेश्चन में बहन आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा बहन कमेंट करके हमसे पूछिएगा ना। क्या करना है बहन, देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, थोड़ा सा समय दे दीजिए बहन। 98 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बहन समझ में आया कि नहीं, जो डिलीवरी वाला पूछा था, इसको हमको कमेंट करके सभी बहनें बताएंगी ना। संगीता पटेल जी बहन आपको तो आ गया होगा, शांति वाजपेयी जी बहन, चंद्रकला देवी जी बहन, बीबा जी, सीमा देवी जी, सभी बहन इसमें मैं कह रहा हूँ बहन, अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछिएगा हमसे। लेकिन बहन वो क्वेश्चन जरूर आएगा ना, एग्जामिनर दे सकता है, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ बहन कि एग्जामिनर दे सकता है, इसको निकालना सीख लीजिए, ठीक ना बहन। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। 1 से लेकर के बहन 100 तक के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो बहन कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। क्लास को अब समाप्त किया जाएगा, ठीक ना, तो आप लोग इसको बताइएगा 100 में बहन आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं, इसको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के 100 में स्कोर कितने गए हैं। सभी बहनें हमको कमेंट करके बताएंगी कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं, 100 में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं, ठीक। और देखिए और क्या कहना था भाई, और कुछ बहनों से हमको कहना था, क्या कहना है भाई, बीबाजी बहन हमारी हैं, बीबाजी जो बहनें भाई हमको कमेंट करती है, मैं उन्हीं लोगों का नाम जानता हूँ, जो नहीं कमेंट करती मैं उनको नहीं जान पाता हूँ भाई। तो बीबाजी बहन आपके कितने नंबर आए थे कल कल शाम वाली क्लास में, 87 नंबर आए थे। इसको भाई 3 नंबर इसमें ऐड कीजिए, 90 नंबर लेकर के आइए, मुझे 90 नंबर चाहिए, इतना 87 नंबर से काम नहीं चलेगा। सीमा देवी जी बहन, सीमा देवी जी बहन आपको कितना नंबर लाना है, आप भी 87 नंबर लेकर आए थी, इसमें 3 नंबर ऐड कीजिए बहन, इसको लेकर के आइए 90 नंबर, 90 नंबर से काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक ना। और आप लोगों को क्या करना है बहन, ये कौन सी हम लोग की क्लास है, तो एक क्लास हम लोग की 100 कौन सी क्लास थी बताइए, 178 की थी कि कौन सी थी बताइए, 78 नंबर की थी कि कौन सी नंबर की क्लास थी भाई। हमको तो लग रहा है कि 78 नंबर की थी कि 79 नंबर की थी। चलिए जिस नंबर की भी क्लास थी आप लोग क्लास नंबर ऐड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना। 79 नंबर की जो क्लास है आप लोग इसको लिख लेंगी, 79 नंबर की क्लास को आप लोग क्या करेंगी, लिख लेंगी ना। 179 नंबर की क्लास को इसको लिख लेंगी। अगर आप लोग इसको लिख लेंगी तो इस तरह से टिक कर दीजिएगा कि मैं इसको कर ली हूँ। इसमें जो भी क्वेश्चन गलत हुए उस क्वेश्चन नंबर को डाल के लिख लीजिएगा, किस क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन की ये क्वेश्चन गलत हुए क्वेश्चन ना लिखिएगा कि गलत हुए क्वेश्चन लिखिएगा इस तरह से। कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्वेश्चन मान लीजिए 24 गलत हो गया, 98 गलत हो गया, 43 गलत हो गया, तो इस तरह से लिख लेंगे। जब आप लोगों को रिवीजन करना होगा बहन तो आप लोग रिवीजन कर लेंगे, ठीक ना। मैं डेली आप लोगों को बताता हूँ, जिन भी बहन का फीस नहीं जमा हुआ है बहन फीस जाके आप लोग जमा कर दीजिए, डेली बता रहा हूँ, आप लोग बताती नहीं है कि किसका किसका जमा हुआ, ठीक ना। फीस लगा है SC और ST वालों का बहन लगा है, कितना लगा है, 80 रुपये लगा है। और OBC और जनरल वालों का कितना लगा है बहन, 200 रुपये लगा है, ठीक ना। ये आप लोग जाके जमा कर दीजिएगा, जरूर से जमा कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि 25 रुपये जो जमा कर दिए वही फीस लगाए, दोबारा से फीस लगाए, डेली मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग इतना काम कर लीजिएगा। और क्या कहना था भाई, शांति वाजपेयी जी बहन अपना स्कोर आप बताइएगा। शांति वाजपेयी जी बहन आपको एफिडेविट बनवाने के लिए बोला था, आपने बनवाया कि नहीं, उस स्कूल से आपको जो लिखवाना था कागज अपने लिखवाया कि नहीं, सब काम आप लोग अपना रेडी कीजिए ना, सब काम में आप लोग रेडी कीजिए बहन। पीछे की क्लासे खूब रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहन सभी बहनों के लिए कि आप लोग रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए बहन। बस और कुछ तो नहीं कहना था, कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। थोड़ा हमारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है बहन, देखते हैं किसी तरह से, लग रहा है कि तबीयत खराब हो जाएगी क्या। अच्छा चलिए अब क्लास को समाप्त करते हैं बहन। क्लास अगर बहन आप लोगों को हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा ना, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भाई बहनों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं चैनल को बहन ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही बहन एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस एग्जाम तक सब्सक्राइब कीजिए, एग्जाम हाल में जाने से पहले अनसब्सक्राइब मार के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहन क्लास को समाप्त किया जाता है। क्लास अगर बहन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा बहन। मैं बहुत ही वेट करता हूं कि हमारी बहनें हमको कमेंट करके बताएंगे कि उनको क्लास हमारी कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास आप लोगों को तो ऐसा तो नहीं कि बहुत ही स्पीड में मिल रही है, बहुत ही स्पीड में तो क्लास नहीं मिल रही है, टाइम से नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, टाइम से क्लास का नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं, आप लोग बताइएगा कि टाइम से नोटिफिकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब सारी बातें हमको बताइएगा ना।
और आप लोगों से क्या कहना था भाई, अगर क्लास की आप लोगों की स्पीडिंग ज़्यादा लगेगी तो इसको बताइएगा बहन। लेकिन मैं सोच रहा हूँ बहन कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम लोग को 100 क्वेश्चन टच कर लेना है। मेरा यही लक्ष्य बना लिया हूँ ना कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों को लगेगा सर बहुत फास्ट चलते हैं, चाहे ठीक है, जो कुछ भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा बहन। चलिए क्लास को अब समाप्त किया जाता है बहन। आप सभी लोगों को बहन मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहनों, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।